इतिहास के पन्नों में कुछ सभ्यताएं समय के साथ मिट गईं, लेकिन कुछ राख से फीनिक्स की तरह फिर से उठ खड़ी हुईं। आज हम एक ऐसे ही 11,000 साल लंबे असाधारण सफर पर निकलने वाले हैं। ये कालचक्र हमें एक ऐसी सभ्यता की ओर ले जाता है जो बार बार अपने चरम पर पहुंचती है, भयानक तबाही का सामना करती है और फिर हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर पुनर्जन्म लेती है। सच कहूं तो ये इतिहास के सबसे आकर्षक चक्रों में से एक है। इतने विशाल इतिहास को समझना आसान नहीं है, इसलिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटा है। सभ्यता का जन्म, स्वर्णिम युग, आक्रमण और कड़ा प्रतिरोध, मराठा और मुगलों का दौर, फिर ब्रिटिश शासन और आज़ादी की लड़ाई और आखिर में एक मॉडर्न सुपर पावर के रूप में वापसी। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सभ्यता का जन्म। हम हजारों साल पीछे उस दौर में जा रहे हैं जब इंसान गुफाओं की जिंदगी छोड़कर पहली बार बस्तियां बसाना सीख रहा था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 9000 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ से जो सबूत मिले हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये लोग सिर्फ आम किसान या खानाबदोश नहीं थे, बल्कि एक तरह से दुनिया के पहले इंजीनियर थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, खुदाई में मिले इंसानी जबड़ों से पता चलता है कि वो पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। जी हां, 9000 साल पहले डेंटिस्ट्री। सोचिए, है ना कमाल की बात। और फिर आता है ये विशाल आंकड़ा, 15 लाख। ये सिंधु घाटी सभ्यता का दायरा था, पूरे 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे थे, तब यहां ग्रिड सिस्टम पर बसे शानदार महानगर हुआ करते थे। उनकी 90 डिग्री पर कटती सड़कें और कमाल का ड्रेनेज सिस्टम आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकता है। तो 3500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी अपने बिल्कुल चरम पर थी। लेकिन 1900 ईसा पूर्व आते आते क्लाइमेट चेंज और नदियों के रास्ते बदलने की वजह से ये शहर उजड़ने लगे। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल और लौह युग आ चुका था, जहां लोहे की खोज ने खेती का पूरा तरीका ही बदल दिया। और 600 ईसा पूर्व आते आते ये पूरा समाज 16 बेहद ताकतवर महाजनपदों यानी रीजनल स्टेट्स में बढ़ चुका था। यहीं से हम अपने दूसरे अध्याय में कदम रखते हैं, स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एज। ये वो वक्त था जब फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेशन और साइंस सब कुछ दुनिया भर में अपने बिल्कुल पीक पर था। इस समय इतिहास के सामने दो एकदम अलग रास्ते मौजूद थे। एक तरफ था कलिंग युद्ध का रास्ता, जहां साम्राज्य तो बढ़ा लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई और भयंकर तबाही मची। और दूसरी तरफ था धम्म का रास्ता। कलिंग की इस तबाही को देखकर सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए अपनी तलवार फेंक दी और शांति और करुणा का रास्ता अपना लिया। इस एक फैसले ने दुनिया भर में जो दार्शनिक प्रभाव डाला, उसकी गूंज आज तक महसूस की जा सकती है। अब इस नंबर 10,000 को देखिए। हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी अपने शिखर पर थी। ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स रहते थे। कोरिया, चीन, तिब्बत, हर जगह से लोग यहां ज्ञान लेने आते थे। ये उस दौर की शानदार एजुकेशन और बौद्धिक संपन्नता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा दौलत और ज्ञान अक्सर बाहरी नजरों को भी अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो हमारा तीसरा अध्याय इसी बारे में है, आक्रमण और प्रतिरोध। बेशुमार खजाने ने भयानक हमलों को न्योता दिया, पर इसके साथ ही हमें देखने को मिला एक बेहद कड़ा स्थानीय प्रतिरोध। उस दौर का जज्बा आप इन शब्दों में महसूस कर सकते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। महाकवि चंद्रबरदाई की ये लाइनें इतिहास में अमर हैं। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उनकी आंखें निकाल ली गई थीं, तब भी उन्होंने सिर्फ आवाज सुनकर अपनी अचूक शब्दवेदी बाण की तकनीक से मोहम्मद गौरी से बदला लिया था। ये अदम्य साहस और युद्ध कौशल की एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी है। और फिर इतिहास में दर्ज है ये एक बहुत ही दुखद आंकड़ा, 3 महीने। जब आक्रमणकारी ताकतों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई तो वहां की विशाल लाइब्रेरी में रखी सदियों की किताबें, आयुर्वेद, गणित और विज्ञान के अमूल्य ग्रंथ पूरे 3 महीने तक जलते रहे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि इंसानियत के हजारों सालों के ज्ञान का नुकसान था। इतिहास का ये विरोधाभास आपको सच में चौंका देगा। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य की वो अपार दौलत, जहां विदेशी यात्री खुद बताते हैं कि बाजारों में हीरे मोती किसी अनाज की तरह बिकते थे, और दूसरी तरफ तालीकोटा के युद्ध के बाद का मंजर।
आक्रमणकारी सुल्तानों की संयुक्त सेना ने लगातार 6 महीने तक हम्पी के इस भव्य शहर को लूटा, मंदिरों को जलाया और मूर्तियों को खंडित कर दिया। एकदम से अर्श से फर्श तक का सफर। चलिए अब हम अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मराठा और मुगल। ये वो दिलचस्प समय था जब विस्तारवादी मुगल साम्राज्य लगातार फैल रहा था और उसी समय मराठों का भीषण गुरिल्ला प्रतिरोध उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। ये दौर भी गहरे विरोधाभासों से भरा है। आप देखिए, शाहजहां के समय में ताजमहल और लाल किले जैसी भव्य इमारतें बनी जिनमें बेशुमार दौलत खर्च हुई, पर ठीक उसी समय आम किसानों को कमर तोड़ देने वाले टैक्स और भयानक अकाल का सामना करना पड़ रहा था। यानी उस शानदार वास्तुकला की भव्यता के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट और दर्द छिपा था। और मुगलों के इस विशाल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बिल्कुल अलग और नई रणनीति अपनाई। उन्होंने आम किसानों और आदिवासी समूहों को एक साथ जोड़ा, पश्चिमी घाट के मुश्किल पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करके गुरिल्ला युद्ध लड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध में भी महिलाओं और आम नागरिकों की संपत्ति के सम्मान का कड़ा नियम बनाया और पहली भारतीय नौसेना यानी नेवी की नींव भी रखी। उनकी इन्हीं रणनीतियों ने मुगलों की ताकत को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अब हम प्रवेश करते हैं उपनिवेशवाद के उस काले दौर में जो हमारी 5वीं थीम है, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता। ये वो समय है जब गहरी आर्थिक लूट हुई और जिसे खत्म करने के लिए कई पीढ़ियों तक एक लंबा और कड़ा स्वतंत्रता संग्राम चला। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति को एक गरीब उपनिवेश में कैसे बदल दिया? इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से 3 चालें चली। पहला, स्थानीय राजाओं को आपस में लड़वाया और प्लासी जैसे युद्धों में धोखे का सहारा लिया। दूसरा, मशहूर स्थानीय कपड़ा उद्योग को खत्म करने के लिए उन्होंने बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए। और तीसरा, किसानों को नील की खेती जैसी शोषक फसलें उगाने पर मजबूर किया, जिससे उपजाऊ जमीनें पूरी तरह बंजर हो गईं। आज़ादी की इस लड़ाई में मुख्य रूप से 2 अलग अलग वैचारिक धाराएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ महात्मा गांधी का शांतिपूर्ण जन आंदोलन था जो सत्य, खादी और दांडी मार्च जैसे तरीकों से आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ थी सशस्त्र क्रांति, जहां सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने असीम बलिदान और सैन्य तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है ना? इस एक लाइन ने आज़ाद हिंद फौज के हर सैनिक में अदम्य साहस भर दिया था। इनके इसी जज्बे और लगातार बनते दबाव ने ब्रिटिश सेना में सैन्य वफादारी को इस कदर हिला दिया कि उपनिवेशवादियों को समझ आ गया, अब उनका समय खत्म हो चुका है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे अध्याय पर, आधुनिक महाशक्ति। 1947 के बाद भारत का एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में मानव पुनर्जन्म होता है। ये दौर है आज़ादी की चुनौतियों से पार पाकर तेजी से आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने का। यहां इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 93,000। ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। 1971 के युद्ध में पूरे 93,000 विरोधी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े सैन्य समर्पणों में से एक था। इस एक जीत ने साउथ एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में ये सफर वाकई बहुत तेजी से तय हुआ है। 1947 में बंटवारे के दर्द और आज़ादी से शुरुआत करके 1950 में एक मजबूत संविधान लागू करना, फिर 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना, और 2023 में चंद्रयान का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरना। सच कहूं तो ये किसी भी देश के उठ खड़े होने की एक अविश्वसनीय छलांग है। और आज के समय में ये उपलब्धियां अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लीडर हैं, चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले पहले देश हैं, और अब AI व स्पेस तकनीक का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बन चुके हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये प्राचीन सभ्यता आज विश्व पटल पर अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ चुकी है। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, बार बार हुए आक्रमण, भयंकर लूट और औपनिवेशवाद के लंबे काले दौर को झेलने के बाद जो सभ्यता आज राख से उठकर एक मॉडर्न सुपर पावर बन चुकी है, वो 11,000 साल पुरानी ये सभ्यता अब आगे भविष्य में कौन सी नई और अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुएगी, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महान चक्र के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।
इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। मजबूर कर देता है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।